पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीट पर वोटिंग में बस कुछ घंटों का वक्त बचा है। अब ऐसे में चुनाव प्रचार के आखिरी पल में जो तस्वीर विपक्षी दलों के सामने आई, वो जनता का दिल जीतने के लिए काफी नहीं है। क्योंकि चुनावी मन से बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए उसे भुनाने में विपक्ष नाकाम रहा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर किन किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होनी है। बात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की करें तो पीएम मोदी, योगी, सीएम योगी ने इसे हर मंच से उठाया। गन्ने का भुगतान भी पश्चिमी यूपी के लिए अहम मुद्दा है। चौधरी चरण सिंह को सम्मान देकर बीजेपी ने जाटलैंड को भेजने की पूरी कोशिश की है। सीएए और अनुच्छेद 370 का मुद्दा भी पहले चरण में खूब उठा। विकास के मुद्दे पर सीएम योगी ने जनता से वोट की अपील की और सबसे अहम राम मंदिर और रोजगार का मुद्दा, जिसके दम पर बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप का दम भर रही है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा दें। पहले चरण का रण भीषण हो चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी पल में एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक सब सड़कों पर उतर गए। मंचों से सियासी बाण छोड़े गए और रैली रोड शो के जरिए अपने पक्ष में सियासी माहौल तैयार किया गया। याद रखा मेरी माता बहनों, हमारी याद रखा हमारे अनिल बलूनी के मुंड पे ताज रखा। ताली मारो, इतना अच्छा गाना गाया मैंने। इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहले चरण में 13 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बड़े बड़े योद्धा सियासी मैदान में नजर आए। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इन्हीं 13 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी से लेकर विपक्षी नेताओं ने जब मोर्चा संभाला तो वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। आप आश्चर्य करेंगे कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हमारे आराध्य को अपनी जन्मभूमि के लिए भी प्रमाण देना पड़ा। और बहनों और भाइयों, ये संकट हम सबके सामने किसी ने पैदा किया, तो इस संकट का नाम है, इस समस्या का नाम ही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कि यहाँ की हवा कुछ और चलने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है? जो लोग 400 पार कह रहे हैं, बताओ 400 हराओगे उन्हें कि नहीं हराओगे? और जिस तरह का उनका व्यवहार है, जिस तरह का उनका आचरण बन गया है, कोई जीत रहा होता है तो क्या वो किसी के साथ अन्याय करेगा? अगर ये 400 जीत रहे होते तो क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठा फंसा करके जेल भेजते? पहले चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर मतदान होने हैं, उसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। इन 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी मैदान में है। इसी तरह सपा के 7 और कांग्रेस का 1 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसके समर्थन में बड़े बड़े नेता मैदान में नजर आए। जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कोई रुझान है, थक गए हैं। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते। देख ली उन्होंने 10 सालों से यही घूम घूम के यही बातें हो रही हैं। लेकिन 10 सालों में किसी आम आदमी की, किसी आम महिला की के जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई घट नहीं रही है। अब त्योहार का समय है, रामनवमी है, आज त्योहार का समय है, किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विपक्षी नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में नजर आए, ताकि एक एक वोट को अपने पाले में लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं अकेले दम पर चुनाव लड़ रही बीएसपी भी 24 में 2019 से बेहतर परिणाम की उम्मीद में है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी को कम आंकना विपक्ष की बड़ी भूल साबित होने वाला है। आकाश आनंद ने न्यूज 18 पर कहा कि बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और इसके लिए बहन मायावती बेहद मजबूती के साथ खड़ी हैं। उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं करने पर कहा कि चुनाव में गठबंधन से हमें नुकसान होता है, इसलिए अकेले चुनावी मैदान में हम डटे हुए हैं। आकाश आनंद ने कहा बीएसपी किसी से डरने वाली पार्टी नहीं है और इस बार बीएसपी का वोट शेयर पहले के मुकाबले बढ़ने वाला है। कि ये धारणा है, ये परसेप्शन है कि बीएसपी अब रेस में नहीं है। आई थिंक ये जो परसेप्शन है ये ऑपोजिंग पार्टीज की तरफ से क्रिएट किया गया है। अगर आप इलेक्शन कमीशन का डेटा उठा के देखें तो पार्टी आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी 2014 में थी और 2019 में थी। आई थिंक ये जो दुश्मन है ना, अपने सबसे मजबूत ओपोनेंट को ही पकड़ के उसको बार बार पुश करता है क्योंकि उसे उसी से डर लगता है। एंड आई थिंक वही चीज हमें बार बार देखने को मिल रही है कि बाकी सब पे इतना अटैक नहीं होगा जितना बीएसपी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी। 7 साल बाद दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से साथ में दिखाई दे रही है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने कहा जो 2014 में आए थे 2024 में चले जाएंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों पर बात नहीं करती है, यानी बिना चुनावी प्रचार प्रसार के राहुल गांधी अब मुद्दों की बात करने लगे, वो भी तब जब पहले चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अब की बार जय जय श्री राम। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे, नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। राहुल गांधी ने आज से 6 दिन पहले यानी कि 11 अप्रैल को भारत से गरीबी मिटाने का खटाखट फॉर्मूला दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 में सरकार आई तो गरीबी रेखा के नीचे हर महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए यानी कि हर महीने 8500 रुपए भेजे जाएंगे। और इस फॉर्मूले से भारत में खटाखट गरीबी मिट जाएगी। इसी पर आप जय जय श्री राम। 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज यूपी के 2 लड़के साथ आए तो उनके निशाने पर थी बीजेपी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर सीधा प्रहार किया और कहा कि इस बार एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो दूसरी तरफ सहारनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने भी ऐसी ही बात कही। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो
जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। बड़ी बात यह कि 11 अप्रैल को राहुल गांधी ने राजस्थान की रैली में एक झटके में गरीबी हटाने का जो खटाखट फार्मूला दिया था, उसको अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, लेकिन आज उन्होंने उससे यू टर्न ले लिया। आज राहुल गांधी ने कहा कि एक झटके में गरीबी तो नहीं मिट सकती है, उसे चोट जरूर पहुंचाई जा सकती है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। राहुल गांधी से जब अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने पहले तो सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी फैसला करेगी, जबकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना या ना लड़ना राहुल गांधी का निजी फैसला होगा। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, जिसके बाद ये सस्पेंस बना हुआ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी 2019 का चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे और वर्तमान समय में राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी जी चुनाव का बिगुल बनने से पहले ही उन्होंने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है जो एक कहावत होती है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। दो 2024 के चुनाव में पहले चरण के रण के शुरू होने से पहले अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं और उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्मा चुका है, क्योंकि प्रभु राम के सूर्य तिलक के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी है। दरअसल अयोध्या में मंदिर मुद्दे से ही बीजेपी देश भर में फैली और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पताका लहराने की तैयारी की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में राममय माहौल है, ऐसे में राम मंदिर के सियासी पहलू की काफी अहमियत हो जाती है। और जिस तरह पहले चरण के प्रचार में राम मंदिर मुद्दा हावी रहा, वो 24 की कहानी बताने के लिए काफी है। इसे पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अयोध्या में 500 साल बाद इतनी भव्य रामनवमी मनाई गई। करीब 36 घंटे बाद 2024 लोकसभा चुनाव के समर का पहले रण का प्रारंभ है और चारों तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2024 के चुनाव में 102 सीटों पर पहला वोट पड़ने से पहले रामलला के सूर्य तिलक से क्या पूरा गेम चेंज होने वाला है? क्या 80% सनातन वोटर ने तय कर लिया है कि वो किसका राज्याभिषेक करने वाले हैं? पहले चरण के चुनाव से पहले की रामनवमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई है। अयोध्या में 500 साल बाद वो पल आया जब श्री राम का
सूर्याभिषेक किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला की ये पहली रामनवमी है। 4 मिनट तक प्रभु श्री राम का ललाट जगमगाता रहा और इस तेज के साक्षी बने पूरी दुनिया के हिंदू। और अयोध्या से लेकर भारतवर्ष के कोने कोने में श्री राम का जयकारा हो रहा है। रामनवमी पर एक दिन में अयोध्या में करीब 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। चुनावी पंडित तो इसे चुनाव से पहले का ओपिनियन पोल तक बताने लगे हैं। पूरे देश में एक नया माहौल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हुए भी श्री राम से अछूते नहीं थे। चुनावी रैली हो या प्लेन में यात्रा, पीएम मोदी अपनी सनातनी पहचान भी सीने से लगाकर चलते हैं। वो असम में थे और वहां से भी श्री राम के सूर्य तिलक और उनके ललाट सूर्य की किरणों को देखकर अभिभूत हो रहे थे। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। राम मंदिर के लिए पीएम मोदी ने तप किया, व्रत रखा और संकल्प पूरा किया। रामनवमी के अवसर पर पूरे देश में राम लहर को देखते हुए विपक्षी नेता भी अपने सूडो सेकुलरिज्म के संकल्प को निभाने में पीछे नहीं है। जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के अभिजीत मुहूर्त पर सवाल उठाए थे, आज वो राम भक्तों को पाखंडी कहने में भी नहीं हिचक रहे हैं। ये ठीक नहीं है, अशोक हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। जो पहले होते रही हो, मैंने कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, मैं असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब कर रहे हैं। बीजेपी भारत की एकमात्र पार्टी है जिसने राम मंदिर के लिए पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया और बीजेपी ने श्री राम के नाम पर देश को जोड़ने की सफल कोशिश की। आज श्री राम के नाम पर चुनाव में बड़ी मैसेजिंग भी हो रही है, जिसका असर 2024 पर दिखना तय है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी एनडीए प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री मोदी का पत्र। रामनवमी की पीएम मोदी ने बधाई दी है। वोटरों को मोदी की गारंटी बताने के लिए कहा है। पहले चरण के बीजेपी उम्मीदवारों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये भी लिखा है पीएम मोदी ने। उज्जवल भविष्य के निर्माण का यह अवसर है। 2047 तक विकसित भारत बनाने को गति देनी है। अपनी चिट्ठी में इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जो उन्होंने बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों को लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के पांव पखारे, चुनरी उठाकर उन्हें भोजन कराया और साथ ही गिफ्ट भी दिए। इस दौरान उन्होंने राम की राम संदेश भी दिया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। ये मर्यादा के आदर्श परमात्मा स्वरूप परम पुरुष हैं। उनका जन्मोत्सव
समाज को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में हमें आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब बने रहें।